आइए आज हम मिलकर दुनिया के सबसे खौफनाक और तारीखी न्यूक्लियर हादसे की गहराई में चलते हैं। इस तज्जिए में हम हकायक और एविडेंस की मदद से चेरनोबिल डिजास्टर के हर उस पहलू को समझेंगे जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। तो चलिए सीधा वाक़ये पर चलते हैं। रिएक्टर के ऊपर का ढक्कन हिलने लगता है और पूरी बिल्डिंग में झटके महसूस किए जाते हैं। वक्त है 26 अप्रैल 1986 की सुबह 1:23 का। ये बिल्कुल वो लम्हा था जब तबाही दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। ओके, अब इस पॉइंट पर आते हैं। इस हादसे का पैमाना इतना बड़ा था कि दिमाग दंग रह जाता है। धमाके से निकलने वाली रेडिएशन हिरोशिमा पर गिराए गए 400 एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थीं। यानी 400 बॉम्ब्स! ये दुनिया का सबसे बदतरीन न्यूक्लियर डिजास्टर बन गया, जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। इससे पहले कि धमाके की मजीद तफसीलात देखी जाएं, आइए थोड़ा बेसिक मैकेनिक्स को समझ लेते हैं। उस वक्त सोवियत यूनियन के इंतहाई जदीद आरबीएम के 1000 रिएक्टर्स यूक्रेन की 10% बिजली पैदा कर रहे थे और इनकी बुनियाद थी न्यूक्लियर फिजन। होता यह है कि जब एक अनस्टेबल यूरेनियम 235 आइसोटोप किसी न्यूट्रॉन से टकराता है तो वो टूट जाता है। इस टकराव से बेतहाशा हीट पैदा होती है जो एक ना रुकने वाले चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर देती है। और इस कार वाली मिसाल से ये कॉम्प्लेक्स फिजिक्स कितनी आसान हो जाती है। इसमें यूरेनियम 235 बिल्कुल गाड़ी के इंजन की तरह है जो रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। फिर आता है ग्राफाइट मॉडरेटर जो बिल्कुल गैस पेडल या एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, यानी रिएक्शन की रफ्तार को तेज करता है। और आखिर में बोरॉन कंट्रोल रॉड्स जो ब्रेक्स हैं और न्यूट्रॉन्स को जज्ब करके रिएक्शन को धीमा करने का काम करती हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक इंतहाई खतरनाक सेफ्टी टेस्ट आखिर आधी रात को क्यों किया जा रहा था? ऐसी क्या आफत आ गई थी कि सेफ्टी के नाम पर इतने बड़े हादसे को दावत दे दी गई? दरअसल सारी कोशिश इस 1 से 2 मिनट के पावर गैप को कवर करने की थी, क्योंकि रिएक्टर को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए मुसलसल पानी की ज़रूरत होती है। अगर ब्लैकआउट हो जाए तो बैकअप डीजल जनरेटर स्टार्ट होने में 1 से 2 मिनट लगते थे। टेस्ट सिर्फ ये देखने के लिए था कि क्या घूमते हुए स्टीम टर्बाइन्स इस छोटे से वक्फे में पानी के कूलेंट पंप्स को चला सकते हैं। पानी की मुसलसल सप्लाई के बगैर ये टेस्ट लिटरली मौत के खेल जैसा था। और फिर वक्त तेजी से तबाही की तरफ बढ़ने लगा। 25 अप्रैल रात 11:10 पर एक दिन की डिले के बाद टेस्ट की तैयारी शुरू हुई। रात 1 बजे पावर अचानक 30 मेगावाट तक गिर गई। वजह थी ज़ीनॉन पॉइजनिंग, जहां ज़ीनॉन 135 नाम का बाय प्रोडक्ट रिएक्शन पर ब्रेक्स लगा रहा था। लेकिन यहाँ शिफ्ट सुपरवाइजर एनाटोली ने एक खौफनाक गलती की। उसने हर हाल में रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। नतीजा ये निकला कि 1:19 पर पानी उबलकर स्टीम बनने लगा और पावर अचानक बहुत तेज़ी से सर्ज कर गई, जिसके बाद 1:23 पर इमरजेंसी शटडाउन बटन दबा दिया गया। सिर्फ 8 ये अदद इंतहाई अहम है। रिएक्शन को ज़बरदस्ती तेज करने की इस बेबाक कोशिश में वर्कर्स ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा दी और लगभग सारी कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाल लीं। चेंबर में सिर्फ 8 रॉड्स बची थीं, जबकि रूल्स के मुताबिक वहां हर वक्त कम से कम 15 रॉड्स का होना लाजमी था। ये बिल्कुल गाड़ी की ब्रेक्स निकालकर रेस देने वाली बात थी। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ा। रात 1:19 पर एक खौफनाक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो चुका था। पानी जो रिएक्टर को ठंडा रखता था वो भाप यानी स्टीम में बदल गया। अब स्टीम तो रिएक्टर को ठंडा कर नहीं सकती, तो हीट और बढ़ने लगी। ऊपर से ग्राफाइट मॉडरेटर ने इस बगैर ठंडे हुए रिएक्शन की रफ्तार को इतना तेज कर दिया कि पावर पूरी तरह बेकाबू हो गई। लेकिन असल कातलाना खराबी अब सामने आती है। रिएक्टर का एक फेटल डिज़ाइन फ्लॉ। बोरन कंट्रोल रॉड्स जो ब्रेक्स थीं, उनके सिरे पर ग्राफाइट लगा हुआ था। वही ग्राफाइट जो गैस पेडल का काम करता है। जब रात 1:23 पर आखिरकार इमरजेंसी शटडाउन बटन दबाया गया तो ये ग्राफाइट वाले सिरे सबसे पहले रिएक्टर में दाखिल हुए। ब्रेक्स लगने के बजाय रिएक्शन और भी पागलों की तरह तेज हो गया और पावर का लेवल अचानक 33,000 मेगावाट तक पहुंच गया। उसके फौरन बाद 2 मुसलसल और शदीद धमाके हुए। इनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने रिएक्टर के ऊपर मौजूद
1000 टन वजनी ढक्कन को हवा में उड़ा दिया और 1922 टन यूरेनियम फ्यूल सीधा फिजा में फैल गया। धमाके के फौरन बाद ग्रेफाइट में आग लग गई, जो मुसलसल 10 दिन तक चलती रही। यहाँ उन हीरोज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है जो इस आग को एक आम आग समझकर बुझाने पहुंचे और उन्होंने इस जहरीली आग से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मिट्टी, रेत और बोरान गिराया गया, जिसमें एक क्रैश भी हुआ और 4 अफराद जान बहक हुए। महीनों के अंदर अंदर 28 फाइटर्स शदीद रेडिएशन सिकनेस की वजह से वफात पा गई। लेकिन संगीनी अभी बाकी थी। एक तीसरे धमाके का खौफनाक इम्कान सर पर मंडला रहा था। अगर पिघलता हुआ सुपर हीटेड रिएक्टर कोर नीचे मौजूद रेडियो एक्टिव पानी के टैंक से टकरा जाता तो ऐसे स्टीम एक्सप्लोजन होती जो पूरे यूरोप को अगले 5 लाख साल के लिए नाकाबिले रिहाइश बना सकती थी। ये लिटरली एक कॉन्टिनेंटल कैटास्ट्रोफी बनने वाला था। इस आखिरी तबाही को रोकने के लिए 3 मर्दे मुजाहिद सामने आए, बोरिस, अलेक्सी और वैलेरी। 4 मई 1986 को उन्होंने मामूली डाइविंग गियर पहनकर उस इंतहाई खतरनाक रेडियो एक्टिव पानी में गोते लगाए। गुप अंधेरे में सिर्फ एक हेडलैम्प की रोशनी में उन्होंने ड्रेनेज वाल्व्स ढूंढकर पानी निकालने का रास्ता खोला। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये तीनों इस सुसाइड मिशन के बावजूद जिंदा बच गए। अब यहाँ एक अहम सवाल आता है कि इस वाक़े की खबर आखिर दुनिया को कैसे हुई। कोल्ड वॉर का ज़माना था, तो शुरू में इस पूरे हादसे को खामोशी से छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन जब रेडियो एक्टिव धूल उड़ के स्वीडन तक पहुंची और 27-28 अप्रैल को वहां के मॉनिटरिंग स्टेशंस ने रेडिएशन के इंतहाई गैर मामूली लेवल्स डिटेक्ट किए, तो आखिरकार 28 अप्रैल को सोवियत यूनियन को मजबूरन इस तबाही का पब्लिक में एतराफ़ करना ही पड़ा। 2 लाख, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये आदादोशुमार उन अजीम इंसानी कोशिशों को दर्शाता है जो 1986 से 1987 के दरमियान की गईं। इन लाखों लिक्विडेटर्स को इस जानलेवा और ख़तरनाक रेडियो एक्टिव कचरे को साफ करने के लिए डिस्पैच किया गया था। उन्होंने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। इस हादसे की इंसानी कीमत इंतहाई दर्दनाक साबित हुई। ये जहरीली रेडिएशन सिर्फ हवा तक महदूद नहीं रही, बल्कि चरागाहों के घास में भी जज्ब हो गई। फिर जब गायों ने ये घास खाई तो उनके दूध के जरिए रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 सीधा फूड चेन में और फिर इंसानी जिस्म में दाखिल हुआ। नतीजा ये निकला कि बच्चों में थायराइड कैंसर के लगभग 20,000 केसेस सामने आए। तो आज चेरनोबिल का इलाका कैसा दिखता है? प्लांट के गिर्द 30 किलोमीटर का एक मुकम्मल रिस्ट्रिक्टेड जोन कायम है, जहां किसी का जाना मना है। हैरानकुन तौर पर जहां कभी इंसानों की बस्तियां थीं, वहां नेचर ने वापस कब्जा कर लिया है और इस रेड फॉरेस्ट में अब भेड़िए, लिंक्स और भालू जैसे जानवर आज़ादी से घूमते हैं। दूसरी तरफ रेडिएशन को मजीद कैद रखने के लिए 2019 में $3 बिलियन की लागत से एक न्यू सेफ कन्फाइनमेंट तामीर किया गया, जो इस रिएक्टर को अगले 100 साल तक सील रखेगा। तो अहम पॉइंट यहाँ ये बनता है कि इस तबाही ने आलमी सतह पर रिएक्टर डिज़ाइन और सेफ्टी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके नतीजे में 1989 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स की बुनियाद रखी गई। आज के जदीद रिएक्टर्स में पानी को ही कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर पानी कम हो भी जाए तो साथ ही रिएक्शन तेज करने वाला मॉडरेटर भी कम हो जाता है। एक मुकम्मल महफूज नेगेटिव फीडबैक लूप। $235 बिलियन, ये वो हैरत अंगेज रकम है जो सोवियत यूनियन को सफाई, इवैक्यूएशन और हेल्थ केयर पर खर्च करनी पड़ी। इस हादसे के आखिरी असरात इतने गहरे थे कि बहुत से लोग इसे सोवियत यूनियन के टूटने की एक बहुत बड़ी वजह भी मानते हैं। इस जायजे के आखिर में एक बहुत ही गौरतलब सवाल उभरता है। अगर सिर्फ एक डिज़ाइन की खराबी और रात के अंधेरे में किए गए एक टेस्ट की वजह से $235 बिलियन का नुकसान हो सकता है और हमारी ज़मीन सदियों के लिए बदल सकती है, तो आज के दौर में दुनिया को चलाने वाले बुनियादी ढांचों में ऐसी और कितनी अनदेखी खामियां छुपी हो सकती हैं। ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ठहर कर सोचना चाहिए।